स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक, लेकिन पढ़ना क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। तो फिर स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक क्या है? A.F. वेल्स की बहुत अच्छी किताब आती है स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक की, 2,500-3 हज़ार की किताब आती है, एकदम मोटी सी, बहुत बढ़िया किताब। स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में जब आप थियोरी को पढ़ते हैं तो बॉन्ड से रिलेटेड थियोरीज पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड, आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, यही सब ना, स्टेबिलिटी, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब सारी चीज़ें आप देखते हैं, या ज्योमेट्री क्या होंगी। लेकिन जब उनका एप्लीकेशन आप करने जाते हैं, कि हमने पढ़ा कि भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो अब एग्जाम्पल भी तो समझना चाहिए, बस थ्योरी से तो काम होगा नहीं। तो एग्जाम्पल जब समझने जाइए तो एग्जाम्पल के लिए आपको तो मॉलिक्यूल चाहिए, फिर कंपाउंड चाहिए, सब्सटेंस चाहिए। तो वो सब्सटेंस का एग्जाम्पल आप कहाँ से उठाएंगे? स्ट्रक्चर वाले सब्सटेंस का एग्जाम्पल कहाँ से उठाएंगे? पी ब्लॉक से, एस ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, यही ना उठाएंगे। तो डी ब्लॉक वाली मेजर आ जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेजर, या थोड़ी बहुत आयोनिक कंपाउंड में आती है। तो आपको जब मॉलिक्यूल उठाते हैं तो ब्लॉक केमिस्ट्री से मॉलिक्यूल उठाते हैं और उसी को एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं? तो स्ट्रक्चरल एनालाइज करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए उस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया? स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक, जहां पर हम लोग पी ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स, डी ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स या एस ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से संबंधित प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। A.F. वेल्स की किताब है, अगर आप केमिस्ट्री में आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उस किताब को रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है अगर आप आगे केमिस्ट्री में करना चाहते परस्यू, नहीं तो ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। एक पार्ट क्या बोला? केमिकल बॉन्डिंग, कौन सा ऑथर बोला जी? क्या बोला? अरे कौन सा ऑथर बोला? ALF। अभी पिज्जा की वैरायटी बोलता तो याद रहता। कौन वाला? मैरागिटा है कि क्या क्या है? मैगरीटा, क्या बोलते हम लोग? हाँ, कुछ नहीं सर। A.F. वेल्स, एक इसमें केमिकल बॉन्डिंग है, और साथ में आप इसको समझेंगे किससे? स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ, मतलब थियरी को एग्जाम्पल्स कहां से लाएंगे? ब्लॉक से। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ एस एंड पी ब्लॉक कंपाउंड्स। ब्लॉक में भी डी ब्लॉक यहां पर ज्यादा यूज नहीं होगा क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन में चला जाएगा एरिया। एस एंड पी ब्लॉक कंपाउंड्स, यही कुल मिला के हमारा स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक है, मतलब बॉन्डिंग प्लस ब्लॉक। अगर बोलोगे कि बड़ा पार्ट कौन है इसमें, मतलब थियरी वाला पार्ट बड़ा है कि सर एप्लीकेशन वाला पार्ट है, तो ये काफ़ी बड़ा है। कह सकते हो कि ये 40% है तो वो 60% एरिया है, 40 से भी कम है ये। मतलब बॉन्डिंग काफ़ी अपने आप में छोटा चैप्टर है, लेकिन बॉन्डिंग को पढ़ने में टाइम सबसे ज़्यादा लगता है, एग्जॉस्टिव सबसे ज़्यादा हो जाता है, कारण उसके ब्लॉक के एग्जाम्पल्स आपको साथ डील होते हैं। यही वजह है कि ब्लॉक को अगर आप गौर से देखिए तो ब्लॉक केमिस्ट्री जो भी होती है इसमें 3 पार्ट, इसलिए मैं बोलता हूं बार बार। एक पार्ट हो गया प्रॉपर्टीज वाली, नहीं बोलता हूं बार बार। एक पार्ट हो गया कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर वाले, और एक पार्ट हो गया कंपाउंड्स के रिएक्शंस वाले। इसमें से कौन सा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया? इससे पहले प्रॉपर्टीज का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया। ये कौन सा पार्ट डिस्कस हो रही है? स्ट्रक्चर। और रिएक्शंस कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा। कुछ शुरुआत वाले यूनिट में रिएक्शंस पढ़ा था, कुछ पार्ट 1 में पढ़ा है ना, कुछ सारा पढ़ा। फिर बीच में ब्लॉक में भी बहुत सारा सॉल्युबिलिटी बेस्ड या रेडॉक्स में भी कुछ रिएक्शंस डील करे हम लोगों ने। तो कुछ रिएक्शंस हुए, कुछ रिएक्शंस बाकी। तो रिएक्शंस को हम लोग पढ़ते पढ़ते इसी तरीके से समाप्त हो जाती है। कुछ बचते हैं जो लास्ट में हम लोग कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिया और स्ट्रक्चर इसी वाले पार्ट में होगा, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बार बार बोल रहा हूं कि ये बड़ा क्यों फील होता है, किसकी वजह से? ब्लॉक केमिस्ट्री के कारण। और लोग इसको इसीलिए पढ़ते भी हैं क्योंकि ये इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए आप किसी भी टेस्ट सीरीज का जब क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी AITS का क्वेश्चन देखेंगे, जो कोचिंग वाले कोई भी चलाते हैं, तो उनका ब्लॉक से क्वेश्चन रहने का यही मतलब है कि केमिकल बॉन्डिंग में जो पढ़ाया गया है ब्लॉक,
वो यही वाला पार्ट पढ़ाया गया, उसी से क्वेश्चन वो डालेंगे, क्योंकि वही वो पढ़ा रहे हैं इंटरेस्टिंगली, ना ये पढ़ा रहे हैं ना वो वाला पढ़ा रहे हैं। इसलिए इन दोनों से देखोगे कि आप क्वेश्चन नहीं रहता है लोगों में, इक्का दुक्का कभी कभार डाला तो डाला, क्योंकि स्टूडेंट से नहीं बनेगा तो स्टूडेंट सवाल करेगा कि सर ये पढ़ा कहाँ है हम लोगों ने। तो यही वाले पार्ट पढ़ाया भी जाता है जो मैं पढ़ाऊंगा मैं भी आज, और यही वाले पार्ट से इसमें टेस्ट सीरीज में नॉर्मल कोचिंग वाले जो अपना पेपर तैयार करते हैं उसमें इसी से रखते हैं, लेकिन एग्जाम में आप जानते हैं सब कुछ आता है, सारे आपके सिलेबस, ठीक है। चलिए सबसे पहले बातें की जाए केमिकल बॉन्डिंग पे, केमिकल बॉन्ड पे, ठीक है। क्या है केमिकल बॉन्ड, वहीं से चीजें शुरू होंगी। बोलिए क्या है केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड है जब दो एटम एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। कॉम्बिनेशन दो तरीके का हो सकता है, एक फिजिकल और एक केमिकल। जो फिजिकल कॉम्बिनेशन होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या? जो फिजिकल कॉम्बिनेशन है, जैसे नियॉन के एटम्स अगर एक साथ आ गए बल्क में, जेनॉन के एटम्स अगर एक साथ आ गए बल्क में, तो जेनॉन के एटम्स आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? वो आईडी का फॉर्मेशन करेगा, वहां पर एक सूडो चार्ज का फॉर्मेशन होगा, यही था ना। तो वहां पर फिजिकल इंटरेक्शन हुआ कि केमिकल हुआ? फिजिकल। लेकिन ऑक्सीजन के ढेर सारे एटम्स जब एक साथ आ जाए, ऑक्सीजन के ढेर सारे एटम्स, तो पहले वो केमिकल रिएक्शन में जाएंगे। कौन वाली रिएक्शन? O+O, और क्या बनेगा इससे? O2। O2 बनना O एटम से, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज है। और जब ढेर सारा O2 तैयार हो गया तो O2 का जो बल्क है, समूह है, ग्रुप है, गुच्छा है, इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स है? फिजिकल या केमिकल? फिजिकल। आईडी है फिर से, है ना। तो ये दोनों ही इंटरेक्शंस बॉन्ड ही कहलाएंगे, एक फिजिकल बॉन्ड हुआ और एक केमिकल बॉन्ड हुआ। तो हम लोग बातें अभी किस पर कर रहे हैं? केमिकल बॉन्ड पर। फिर इसको हम लोग काउंटर करेंगे किसके साथ? फिजिकल के साथ। तो चलो लिख रहा हूं। जो एटम्स है, अगर आपने एटम को एक जगह रखा है तो हो सकता है कि यहां पर इनके बीच में एक क्या तैयार हो? फिजिकल कॉम्बिनेशन तैयार हो। ठीक है, फिजिकल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग इसमें बोलेंगे कि क्या यहां पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? नहीं। यहां किसका फॉर्म होगा? फिजिकल इंटरेक्शन। और या आप बोलना चाहते हो तो फिजिकल बॉन्ड बोल लिया। एग्जाम्पल में जेनॉन एटम्स, ठीक है ना जी, जेनॉन के ढेर सारे एटम्स। दूसरा केस हमने बोला कि अगर एटम आपस में कंबाइन करता है और इन दोनों के बीच क्या हो? केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन और फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है यह भी समझना। केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो अब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? अब होगा। अब ये फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल में अगर हमने मान लो करा दिया Na+Cl, Cl एटम्स, अगर Cl लिख दिया या कुछ भी, तो सल्फर लिख सकते हो, Cl2 लिखता हूं या क्लोरीन लिख दिया, सिंपली रहने दो ऐसे ही लिखता हूं, क्लोरीन एटम्स, Cl एटम्स लिख दिया, ठीक है ना। अभी एटम लिख के चल रहा हूं तो क्या बन जाएगा? ये NaCl। वैसे जानते हो ये मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन कराया जाता है, लेकिन एटम रख दोगे तो क्या क्या बनेगा? NaCl बनेगी। Na+Cl एटम्स, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने बोला ऑल्सो, अगर ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम को पहले लिया जाए तो पहले ये क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? O2 का, देखें O2 का क्या बनाएगा? नहीं कब O2 का मॉलिक्यूल बनाएगा ना। तो O2 मॉलिक्यूल जो बना इस स्टेप पर, वो केमिकल कॉम्बिनेशन है कि फिजिकल है?
O2 जो मॉलिक्यूल बना है ये केमिकल कॉम्बिनेशन है कि फिजिकल है? अभी ये केमिकल है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। और फिर ढेर सारे O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, O2 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 ढेर सारे हैं। अब यहां से क्या बना? ऑक्सीजन गैस बना ना। ये कौन सा है? फिजिकल बॉन्ड। O2 के मॉलिक्यूल्स के बीच फिजिकल बॉन्ड्स नहीं है। सिंपल है, समझते हैं हम लोग। मिटा देता हूं, लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सिंपली समझते हो। तो एटम्स का जब फिजिकल कॉम्बिनेशन हो तो कूलम्बिक इंटरेक्शन होती है, ये तय है। ये जो फिजिकल कॉम्बिनेशन है ये क्या है? कूलम्बिक इंटरेक्शन। कोई भी फिजिकल कॉम्बिनेशन कूलम्बिक इंटरेक्शन होती है। वहां पर समहाउ या तो चार्ज मौजूद है या नहीं है, तो समहाउ चार्ज का फॉर्मेशन होगा, यह तय है। केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? यहां इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से, वे दैट देयर इज अ नेट चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ईच इन्वॉल्व्ड एटम्स। क्या यह समझ में आया? कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व करता है कि जितने भी एटम इन्वॉल्व हुए हैं उनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आएगा, नेट चेंज आएगा। सोच के देखिए, आयोनिक बॉन्ड बनाया तो Na+Cl- हो गए, तो इन्वॉल्व एटम सोडियम और क्लोरीन के नेट इलेक्ट्रॉन में चेंज आया या नहीं आया? आया ना। कैसे? सोडियम के नेट इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11, अब कितने हो गए? 10। क्लोरीन के कितने थे? 17, अब कितने हो गए? 18। बोलोगे कि सर कोवेलेंट बॉन्ड में, मान लो Cl2 बॉन्ड बनाया आपने, तो क्लोरीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था? 7 या टोटल 17, लेकिन शेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगी, तो क्या 7 बोलोगे कि 8 बोलोगे? तो वही मैंने क्या बोला लोग कि जितने भी इन्वॉल्व्ड एटम्स हैं सभी के एटम के पास जो नेट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें चेंज होगा ही होगा, उनमें चेंज होगा ही होगा, ये तय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो इस तरह से केमिकल बॉन्ड को, क्या इसको मिटा दूं? कोई यूज तो ऐसा है नहीं, बस समझाने के लिए समझा दिया था, लिखना कोई जरूरी है नहीं। तो इस तरह से, या रहने देता हूं, चलो अगले पेज में मैं लिख देता हूं, लेकिन उसको नोट्स में डालना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से 10 केमिकल बॉन्ड को हम लोग समझ रहे हैं कि ये फिजिकल बॉन्ड से क्या है? अलग है। केमिकल बॉन्ड क्या है? ए और बी। अब देखिए, दो एटम है, ये दोनों आइसोलेटेड है। क्या है? मान लो आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड का मतलब अकेला, अभी किसी से इसे कोई लेना देना नहीं है, दोनों आइसोलेटेड एटम। अब दोनों एक दूसरे के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन में जाता है। आप केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब आप समझ चुके हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सच वे दैट देयर विल बी अ नेट चेंज इन किसमें? देयर विल बी चेंज इन नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ईच इंडिविजुअल एटम्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल कॉम्बिनेशन। जितने भी इन्वॉल्व्ड एटम्स हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में, उनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? एक चेंज आएगा, नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक चेंज आएगा। ठीक है, वो चेंज कैसे शुरू होगी? चेंज शुरू ऐसे होगी कि ये जो एटम है, यहां पे न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स है इसके। सेल सब सेल नहीं समझना, बस सिंपली समझना है कि बाहर इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा।
ठीक है, ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यहां भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लागू होगी, लेकिन दोनों के न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और दोनों के इलेक्ट्रॉन भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कुछ आया समझ में? फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दो तरह के फोर्स। अब इसी में ये दोनों एटम, आइसोलेटेड एटम, अभी दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर सेपरेट है? इनफाइनाइट। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे से बेटा कितने डिस्टेंस पर सेपरेटेड है? इनफाइनाइट। r टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूं, लेट इसको क्या मान लिया? एक सिस्टम, लेट अ सिस्टम अगर मान लिया, तो इस सिस्टम की उस समय में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0, क्योंकि डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट। दो चार्ज और दोनों के बीच चार्ज पर अट्रैक्शन लगने वाली है, तो दो चार्ज के बीच अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0। तो अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब केमिकल कॉम्बिनेशन, यही केमिकल कॉम्बिनेशन मेरा हुआ जहां पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो इस कॉम्बिनेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी किससे? रिपल्सन से। तभी दोनों एटम्स क्या होंगे? पास होंगे। अब पास आते जाएंगे तो बेटा आर क्या होते जाएगी? घटते जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखते हो आप, पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या लिखते हो फॉर्मूला? ऑपोजिट चार्ज के लिए -k(q1q2)/r लिखते हो, r लिखते हो। अगर नेट चार्ज होती है तो r लिखते हो, या नेट चार्ज नहीं है तो r⁻x लिख दिया। पढ़ लेंगे हम लोग उस पर, वो भी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। कभी r लिखते, कभी r² लिखते, कभी r³ लिखते, एक बार पढ़ाया भी, पढ़ाया ना, कभी r⁻6 लिखते हैं, तो ऐसे r ही लिख के मान के चलो। तो r जैसे जैसे घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी किस में? नेगेटिव में। तो नेगेटिव में बढ़ने का r घटी तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या हो गई? कम होने लगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 से कम होने लगी। तो एक समय में आकर के दोनों ने क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। ए भी एक सिस्टम बन गया। ए भी एक क्या बना? सिस्टम। ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। ध्यान से। अब जो ये एक सिस्टम बना, बॉन्ड जो बना, हो सकता है कि आयोनिक बने या हो सकता है कोवेलेंट बने। दो ही बॉन्ड होते हैं, एक आयोनिक और एक केमिकल बॉन्ड, दो ही होते हैं। बाकी जो बॉन्ड है वो फिजिकल बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप अप्लाई करते हो वो भी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। या क्रिस्टल फिल थ्योरी को भी मानना होता है तो वो मान लेती है कि आयोनिक बॉन्ड। तो तीसरा बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड में तीसरा कोई टाइप नहीं होता है। केमिकल बॉन्ड में दो ही टाइप के केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं, एक कोवेलेंट और एक आयोनिक। आइए, तो अगर कोवेलेंट बनेगी तो आप मॉलिक्यूल्स को ऐसे बोलेंगे कि सर ऐसे हो गया वो, बोलिए, और बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए। अरे यही ना हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गए? बीच में। आयोनिक बॉन्ड में अगर आयोनिक बना होगा तो दोनों क्या होगा? लैटिस अलग अलग दूरी पर होगी। बोलिए, एक पर प्लस और एक पर क्या होगा? यही रहा होगा ना। तो या तो आयोनिक बने या कोवेलेंट बने। लेकिन ये तो बन तो गया ना एक सिस्टम जी। ये एक सिस्टम हो गया कि नहीं हुआ, जहां पर दोनों आइसोलेटेड एटम्स थे। तो इस सिस्टम के बनने के साथ ही यहां से यहां में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी घटी। यहां पर आकर के जब आर मेरा घटते गया और पोटेंशियल एनर्जी घटते चली गई इसके कॉन्सिक्वेंसेज में, तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो इस स्टेट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0 कैसे हो गई? नेगेटिव हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई बेटा? नेगेटिव हो गई। मान लिया मैंने -u, क्या मान लिया? 0 से जितनी एनर्जी आप घटे हैं, एक्चुअली क्या आपको समझ में आ रहा है? यही मेरी बाइंडिंग एनर्जी है। यही मेरी क्या है? यही जो बेटा U है वो बाइंडिंग एनर्जी है। इसी बाइंडिंग एनर्जी का नाम आपने बोला बॉन्ड एनर्जी। क्या नाम बोला? बॉन्ड एनर्जी। ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि यही रिलीज हुई है। और यहां पर नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का मतलब है जो बॉन्ड बना है सर, इस दौरान एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। ये इंडिकेट्स एक्सोथर्मिक स्टेप। ये किस चीज को दिखाता है? एक्सोथर्मिक स्टेप को। कि बॉन्ड बनना कौन सा स्टेप है?
एक्सोथर्मिक स्टेप है, क्योंकि पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो, अब पोटेंशियल एनर्जी समथिंग क्या हो गई, नेगेटिव। तो जितनी सी पोटेंशियल एनर्जी मेरी घटी, इसका मतलब उस बॉन्ड के लिए, एटम को बांधने के लिए वो बाइंडिंग एनर्जी मेरी वही है, बाइंडिंग एनर्जी मेरी वही है। यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स भी था, रिपल्सिव फोर्स भी था, लेकिन पास आने से कौन फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्टिव। एक्चुअली एक साथ दो फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्टिव भी कर रहा है और रिपल्सिव भी। क्या आप समझ रहे हैं? तो मुझे ये अब समझाइए, पहले ये तो क्लियर हो गया, एनर्जी मिनिमम हो गई। तो जहां एनर्जी मिनिमम हो गई, अब उस पर जो एनर्जी हुई है वैल्यू, तो जीरो से जितनी गैप मेरी आई है, मैंने इसी को क्या बोल दिया, बाइंडिंग एनर्जी। मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया जाए कि आइसोलेटेड एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन लिख दिया जाए। मान लो कि आइसोलेटेड एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, एटम्स कंबाइन कर रहे हैं और ये एक स्टेप वाइज चेंज, कौन सा, स्टेप वाइज चेंज के थ्रू एक सिस्टम बन गया, सिस्टम बन गया। अब इस समय में बोल दिया आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, नहीं जीरो नहीं लिख दिया, यहां पे लिख दिया इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है कुछ भी लिख दिया -100। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ दिया, बॉन्ड एनर्जी बताइए, कितनी हो गई बॉन्ड एनर्जी, कितनी हो गई, 100 हो गई, यही मेरी बॉन्ड एनर्जी हो गई। बोलिए, ठीक है। माइनस साइन किसको दिखाता है, रिलीज होने को। अच्छा, क्वेश्चन में लेकिन अगर ऐसे प्रेजेंट कर दिया कि ये जो मेरा ये आइसोलेटेड एटम्स है, नहीं ऐसा लिख दिया, मान लो कि स्टेप वाइज चेंज जो हुआ है, बीच में एक सिस्टम दिखा दिया, ए बी सिस्टम का एक ये इंटरमीडिएट स्टेप है। इंटरमीडिएट स्टेप किस चीज के दौरान, कॉम्बिनेशन के दौरान। ये एक इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ कॉम्बिनेशन है, ऐसा लिख दिया क्वेश्चन में। इस समय में इसकी पोटेंशियल एनर्जी -50। अब ये एक सिस्टम में तैयार हुआ जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और पोटेंशियल एनर्जी मान लो बोल दिया -100 है। अब इस समय में हो गया, अब आपसे पूछ दिया कि बताइए बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन आया समझ में? ये बीच के इंटरमीडिएट स्टेप में जब पहुंचा है, तो इंटरमीडिएट स्टेप में एक स्टेप है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी -50 और अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अभी भी -100 है, और अब आपसे पूछा बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, 100 या 50, चेंज तो 50 से 100 पे गया। हाँ, वेरी गुड, आंसर अभी भी 50 नहीं हो गया, आंसर क्या रह जाएगी, 100 ही। क्योंकि डेफिनेशन किस चीज कैसे बनी है ये समझनी है। तो बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन कैसे बनी है, आइसोलेटेड एटम्स जब कंबाइन करेंगे, आइसोलेटेड एटम्स जब कंबाइन करेंगे तब जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी बॉन्ड एनर्जी। मॉलिक्यूल भी नहीं, एटम जब फॉर्म करेंगे, ठीक है। और वो भी किस स्टेप से, एटम तो यहां भी आइसोलेटेड चलो था, लेकिन किस स्टेप से, जब दोनों इनफिनाइटली एक दूसरे से क्या रहे, सेपरेटेड रहे, वहां से लेकर के वहां तक पहुंचने वाला। तो डेफिनेशन फिक्स है, उससे कोई लेना देना नहीं, कोई दिक्कत। जैसे बोलता हूं बार बार कि किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्यों फिक्स है, उसके एलोट्रॉप्स भी तो हो सकते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फिर भी क्यों फिक्स है, क्योंकि एलोट्रॉप्स में सर कॉम्बाइंड फॉर्म में होते हैं एटम्स, अलग अलग स्ट्रक्चर में एटम्स बंधे होते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी जो डिफाइन होती है वो आइसोलेटेड गैसियस फेज में। तो सबको सर आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, आइसोलेटेड गैस फेज में ले जानी पड़ेगी, और तब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आपका स्टेट किस में है उससे मतलब नहीं है, जो बॉन्ड एनर्जी डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, आइसोलेटेड एटम से बॉन्ड बनने में रिलीज्ड एनर्जी, या इस बॉन्ड को तोड़ के वापस आइसोलेटेड बनने बॉन्ड एटम्स मिलने में लगने वाली एनर्जी, उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो रिलीज हुई क्या बोल दिया, बॉन्ड एनर्जी, और जो लगने वाली हुई
डिसोसिएशन, जो वापस वहां पे पहुंचाया। तो चलिए आइए उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्लियर हो गया। अब बोलो, जब आप क्लोज आ रहे थे तो आर घट रही थी, बोलिए। तो आर घटने का कॉन्सिक्वेंस क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो रहा था? अब इस पे भी बात करनी। ठीक से, जब आर घट रही थी मतलब दोनों एटम्स पास आ रहे थे, तो आपको क्या बताना है? उस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा था? बढ़ रही थी या घट रही थी? बढ़ रही थी, पास आ रहे थे। फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो रहा था? बढ़ रही थी या घट रही थी? बढ़ रही थी, घट रही थी, घट रही थी ना, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, अभी तो ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि फोर्स ऑफ रिपल्सन घट रही थी। अट्रैक्शन भी बढ़ेगी और फोर्स तो फोर्स है, उसको तो चार्ज से लेना देना है, ये दोनों बढ़ेगी। तो आज तक ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से पूछा। जब एटम्स पास आएंगे तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगी और रिपल्सन। अब मुझे ये बताइए, ठीक है दोनों बढ़ेगी, तेजी से कौन बढ़ेगी? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन या रिपल्सन? कितने लोग बोल रहे हैं अट्रैक्शन? रिपल्सन पहले, रिपल्सन वाले लोग हाथ उठाइए। कितने लोग रिपल्सन बोल रहे हैं? अट्रैक्शन कितने लोग बोल रहे हैं? ज्यादातर लोग अट्रैक्शन, कम लोग बोल रहे हैं रिपल्सन। पास क्यों आया? अट्रैक्शन ज्यादा है कि रिपल्सन ज्यादा है? अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी तो पास आया। पास आना बंद हो गया, इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा नहीं रहा। अरे कभी न कभी आके रुक गया ना, बोलो। तो जहां पे आके रुक गई, इसका मतलब अब अट्रैक्शन ज्यादा नहीं रहा। अगर ज्यादा रहेगा तो अभी और आगे जाता, वहां पे रुक तो जा रही है, इसका मतलब अट्रैक्शन अब ज्यादा नहीं रहा। शुरुआत में अट्रैक्शन ज्यादा था, किससे? रिपल्सन से। अट्रैक्टिव भी बढ़ रही है, रिपल्सिव भी बढ़ रही है। अब अट्रैक्शन ज्यादा नहीं रहा रिपल्सिव से, इसका मतलब आपको क्या समझना है? क्या दिखा? रिपल्सिव फोर्स ज्यादा तेजी से बढ़ी है। रुक क्यों गई? इसका मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर पा रही है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गई। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर आकर के जहां आपने बॉन्ड बनाया है, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। क्या आया समझ में? यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। तो ये बढ़ी, लेकिन ये ज्यादा तेजी से बढ़ी, और इस जगह पर आकर के दोनों फोर्स क्या हो गए? इक्वल हो गए, इसीलिए वो रुके हैं। अगर वहां से अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता तो और पास आता, अगर रिपल्सिव ज्यादा होता तो दूर ही रह जाता, वो इतना पास नहीं आ पाता। उस जगह पर कौन ज्यादा है अभी? क्या है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों फोर्स अभी वहां इक्वल। क्लियर हो गया? तो अगर मैं इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी को लगातार अगर आपने डिफरेंशिएट किया, फिर से बोल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके क्या लाते हैं? बोलो, इतना पढ़ा है एटॉमिक से लेके हर जगह। पोटेंशियल एनर्जी को आर के टर्म में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आती है? फोर्स। तो du बाई डी आर फोर्स आती है। तो मुझे ये बताओ कि उस पोजीशन पे जाके अगर मैंने du बाई डी आर किया इक्विलिब्रियम पे, तो क्या आएगी वैल्यू? जीरो। जीरो आएगी। क्यों आएगी जीरो? कांस्टेंट। तो उस पोजीशन पे जाके du बाई डी आर क्या आएगी? जीरो आएगी इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे। तो ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में इनको प्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहां पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो मैं एक पिक्चर से इसको दिखा रहा हूं ठीक से। और फिर हम लोग डेफिनेशन भी लिख देंगे। इस एक्सिस पर क्या ले लिया? पोटेंशियल एनर्जी। यहां क्या ले लिया दोस्त? आर। व्हाट इज आर?
दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस, तो एटम में कहाँ से दूरी लेते हैं? न्यूक्लियस से, तो इसको क्या बोलोगे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस एक्सिस पे लिया हमने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यही मेरे एटम के बीच की दूरी होगी। चलिए इसमें ये बताओ, ये जो कर्व खींचा जाए इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी के पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाए तो बवाल है। इसका मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कब होगी? जब अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा होगी रिपल्सिव फोर्स। क्या आया समझ में? और नेगेटिव का क्या मतलब होता है? अट्रैक्टिव ज्यादा है रिपल्सिव से। तो मुझे ये बताइए, शुरुआत में एटम्स जब आपस में पास आ रहे थे एकदम शुरू से, तो उनके बीच की दूरी क्या थी? इन्फिनाइट। तो कर्व पे शुरू में हम राइट साइड थे या लेफ्ट साइड थे? शुरुआत से कर्व किधर से आ रही है? राइट से, क्योंकि दूरी क्या थी? इन्फिनाइट। अब दूरी क्या हो रही है? घट रही है। तो हम लोग कर्व पर धीरे धीरे किधर आएंगे? लेफ्ट या और राइट भागेंगे? लेफ्ट अपन आएंगे, लेफ्ट आएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे आप पास आ रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी? घट रही थी, घट रही थी ना बेटा। तो ऊपर जाएंगे कर्व पे या नीचे आएंगे? मतलब पास आएंगे, इधर आएंगे और डाउन जाएंगे। एक जगह पे जाके ये क्या हो गई? मिनिमम एनर्जी, जहां पे बॉन्ड फॉर्म कर गई, इक्विलिब्रियम स्टेट, du by dr इक्विलिब्रियम 0, fa इक्वल्स टू fr। क्या आपको आया समझ में? क्या क्लियर हो गया? ये पोजीशन ही क्या हो गई हमारी? बॉटम। नहीं हो गई? ये कर्व पे हम लोग ऐसे आ रहे हैं, बोलो ये fa इक्वल्स टू fr, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इस जगह पे आके du by dr 0। क्या आया आपको अच्छे से समझ में? और यहीं पे जो हमारी एनर्जी रिलीज हुई है वही क्या है? वैल्यू में U। यही U अपनी क्या है? बोलिए, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। इसी का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तोड़ने में, ये बनने में रिलीज हुई है, रिलीज हुई है ना अभी, तो रिलीज हुई है माइनस यू, माइनस यू रिलीज हुई है ना। आप इसको कह सकते हो माइनस यू, ये रिलीज है। और अगर तोड़ने में लगेगी तो प्लस यू लगेगी। तो हमारी जो प्लस यू है वो क्या कहलाएगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या यहां से आगे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? यहां से और क्लोज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मतलब होगी या नहीं अपने आप? नहीं, अपने आप नहीं होगी। अगर हम कराना चाहें तो और क्लोज फोर्सली अगर कराते हैं तो कौन फोर्स ज्यादा होगी? रिपल्सिव। अभी तक कौन फोर्स ज्यादा थी बेटा? अभी तक अट्रैक्टिव ज्यादा है रिपल्सिव से। लेकिन अगर मैं अब यहां से क्लोज कराऊं तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या आया समझ में मैंने क्या बोला? आप सटा नहीं सकते। दो न्यूक्लियस कभी भी जीरो दूरी नहीं की जा सकती, इसलिए कर्व को पैरेलल ले जाकर के छोड़ देंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको सॉलिड लाइन से दिखा ले, वो अलग मैटर है। मैंने क्यों डॉटेड लाइन से दिखाया? क्योंकि कर्व मेरा यहीं पे आके समाप्त हो रहा है एक्चुअली। अगर इसके बाद मैं लेके जाता हूं तो ये हाइपोथेटिकल है। और इस समय में कौन ज्यादा फोर्स है, FA या FR? FR इस टाइम पर ज्यादा है। क्लियर हुआ? कर्व भले ही इस लाइन के नीचे है लेकिन कौन ज्यादा है? FR ज्यादा है। अब ये कर्व आपने ड्रॉ किया, अब ये कर्व क्या समझ गए? लेकिन ये कर्व गलत है। कहां गलती आप पकड़ सकते हैं? हाँ, ये वाला पार्ट गड़बड़। ये ऊपर से आप नहीं ला सकते। कारण एटम्स पास क्यों आए? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन से ज्यादा था, और ऊपर वाले एरिया में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा कौन है? रिपल्सन है। तो मुझे इस कर्व को कहां से लाना पड़ेगा? नीचे से।
क्लियर हो गया? यहां से ये आएगी आपको, नीचे वाले एरिया से आएगी, ऊपर से नहीं ला सकते। बढ़िया से सीख गए इसको। यही मेरा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जो बनी फाइनली जीरो से जो, और यही मेरी क्या हो गई, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। जब आप बॉन्ड एनर्जी की बात करते हो इसका मतलब बॉन्ड बनने के दौरान रिलीज एनर्जी की बात कर रहे हो, और जब आप बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी की बात करते हो तो वापस वही एनर्जी दे करके एटम्स में पहुंचाओगे। एटम्स में पहुंचाओगे या मॉलिक्यूल्स में? एटम्स में। ये पूरा का पूरा खेल जो कैलकुलेशन या सब कुछ है, ये किस पर आधारित है? कॉम्बिनेशन कहां से हुआ? एटम्स से। ये क्या इसका एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, इस चीज का एग्जाम्पल क्या आप ये बता सकते हो? Na+Cl2 इसका एग्जाम्पल हुआ? बोलो। और इसको अच्छे भाषा में लिख लो, क्या इसका एग्जाम्पल ये हुआ? सोडियम एलिमेंट प्लस क्लोरीन एलिमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्लोरीन एलिमेंट का मतलब है Cl2। इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम एलिमेंट प्लस क्लोरीन की Cl, बोलो, Cl एटम्स। ये हुआ या नहीं हुआ? ये भी नहीं हुआ, क्योंकि सोडियम एलिमेंट लिखा है। सोडियम एलिमेंट में फिर फिजिकल इंटरेक्शंस, ढेर सारे सोडियम एटम्स हैं। तो यहां पर इसका क्या मतलब हुआ? सोडियम एटम और प्लस क्लोरीन एटम। क्या आपको अच्छे से समझ में आया? इतना पढ़े हो इसलिए ये सब चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। एटम, बोलो सही है? क्योंकि यहां पर क्या है, याद आ गया होगा, मेटेलिक बॉन्ड है ना। और कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है? BCC। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहां पर Cl, यहां पर क्या है, क्लोरीन जब आपने एलिमेंट बोला तो उस समय में क्या दिक्कत है? Cl2 है, इसलिए वो नहीं हो सकता। क्लियर आ गया समझ में? ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल तब हम लोग बोलते हैं जब कहां से हो? एटम्स। अब अगला पॉइंट, तो केमिकल बॉन्ड की परिभाषा क्या हुई? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बांधता है। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एटम्स को बांधता है। लेकिन कब? एटम्स को बांधता तो फिजिकल बॉन्ड्स भी है। कब? जब दोनों एटम्स, आइसोलेटेड एटम्स, एक दूसरे के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन में जाते हैं, उस समय बांधने वाला फोर्स। अगर केमिकल कॉम्बिनेशन में नहीं गया है तो बांधने वाला फोर्स कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? फिजिकल बॉन्ड्स हो जाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। तो चलो मैं यहां पे ये लिख रहा हूं, इस तरह से केमिकल बॉन्ड आप किसे बोलेंगे? अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which binds atoms together। कब? when they chemically combine with each other। लिख दिया, केमिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्लियर है ना? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को बांधता है। कब? when they chemically combine with each other, एक दूसरे से जब वो केमिकल कॉम्बिनेशन में जाते हैं। तो यहां से एक लाइन स्पष्ट लिखी जाती है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज दस ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लिखोगे ना जी? बॉन्ड फॉर्मेशन इज दस, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही एक लाइन है जो हमेशा सही है। पूरी इनऑर्गेनिक में कोई भी डेफिनेशन सही नहीं है, एक सिंगल डेफिनेशन सही नहीं है। हर डेफिनेशन में थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ उठपटांग चीजें लागू हो जाती है, नहीं हो जाती है? हम लोग उसमें ढूंढने लगते हैं, अच्छा बेसिक लेवल पर ये बोला गया लेकिन ये चीजें होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं हम लोग? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब उस डेफिनेशन में बहुत सारी बातें हैं। एक्चुअली वो मिनिमम एनर्जी होती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में एटम से कम एनर्जी मॉलिक्यूल में लगती है।
लगती कि नहीं लगती है? अरे बहुत सारे केस में फिर भी हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन कर चुके हैं, चूंकि किसके लिए? एटम्स के लिए, गैस एटम्स के लिए, इसलिए हम लोग वो मॉलिक्यूल वाला आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलते, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। और कई बार क्या होता है, मॉलिक्यूल में एनर्जी कम लगती है। ऑक्सीजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कम, एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन्स का। तो कोई भी डेफिनेशन हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो कहाँ होती है फॉलो, 100% फॉलो नहीं हो पाती है। लेकिन ये वाली लाइन कभी इनऑर्गेनिक में गलत नहीं होगी। जब भी एटम कंबाइन करेंगे, बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होगी। ये कभी भी गलत नहीं हो सकती। अगर ये गलत हुई तो इसका यही मतलब हुआ कि एनर्जी रिलीज होने की जगह लगेगी। अगर लगेगी तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, और रिपल्सिव फोर्स अगर ज्यादा है तो फिर बॉन्ड बना ही नहीं, पास आया ही नहीं। बॉन्ड तो हम लोग तब बोलते हैं जब क्या होगा वो, हाँ, मिनिमम लेवल पर पहुंचेगा। क्लियर है? ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज दस ऑलवेज एनर्जी। एक बार इसके ग्राफ को इधर हाल फिलहाल में जेईई मेन में 20 में पूछा गया था, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया था मेंस में। एक ऑप्शन दिया था ये, एक ऑप्शन ये रखा था उसने, एक ऑप्शन उसने ये रखा था, और एक ऑप्शन उसने ये रखा था। क्या आया समझ में? ये बोलो, एक एक्सिस पे क्या लिया था? एनर्जी, और वर्सेस आर कर्व, स्मॉल आर है। कौन सा सही है? ये मेंस में आया था 20 में। डी ना, तो आंसर डी हो जाएगी ना जी, बस डी होगी ना छोटू, डी ही होगी, डी ही होगी ना। अरे यही ना कर्व का नेचर है। फर्क है कि ये एक क्वाड्रेंट में दिखाया गया है, तो ये एक क्वाड्रेंट में क्यों दिखाया गया है आप गौर नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाला हटाइए, इसी क्वाड्रेंट का कर्व है ना, ये तो इसी क्वाड्रेंट का ना कर्व है, नेगेटिव वाले का। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी ना लिख रहा है, ये सिंपली ये कर्व को आपको समझाने के लिए कह रहा है। तो ये नेचर के ग्राउंड पर होगा कि पहले पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ऐसा इसमें कुछ भी किसी भी कर्व में इस तरीके की चीजें नहीं। क्लियर हो गया? तो जेईई मेन का ये 20 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब मैं लिखने वाला हूं इस तरह से कि बॉन्ड्स जो आपके हैं, जो बॉन्ड बना है हमारा, जो बॉटम लाइन है, उसको एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। यही है, बोलिए। ये जो मेरा बॉटम लाइन आ रहा है, ये स्टेट जहां पर बॉन्ड बन रही है, ये किस चीज को दिखा रहा है? बता, समझा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? ये वाली जो गैप है, यही ना यू है, ये एनर्जी रिलीज को दिखा रहा है। तो यहां पर मेरा आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। बोलिए। अब फिर जेईई मेन ने यहां से क्वेश्चन रेज किया हुआ है, आयोनिक बॉन्ड भी यहां हो सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। तो अगर आयोनिक बॉन्ड हुआ तो चीजें, और कोवेलेंट बॉन्ड हुआ तो चीजों में क्या फर्क आएगा? किस केस में यू ज्यादा होगी? आयोनिक बॉन्ड में। इसीलिए आप पढ़ते हो कि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होती है। या आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होती है कि पीछे का रीजन यही है कि उनके बीच का जो कॉम्बिनेशन है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होती है। तो यहां पर ये इसी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा, और यू की वैल्यू यहां पर क्या होगी? कम। इन जनरल में ये फिक्स भी नहीं है कि सारे आयोनिक बॉन्ड सारे कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रांग होंगे, ये भी हमने पढ़ाया है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सामान्य तौर पर आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं किससे? कोवेलेंट बॉन्ड से। समझते जाइए, बहुत सारे लफड़े अभी धीरे धीरे ओपन होगा। तो अब सवाल उठता है कि अगर आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ और बढ़ती जाए तो यू की वैल्यू और बढ़ती जाएगी। यू आयोनिक बॉन्ड के केस में कहलाता है लैटिस एनर्जी। यही यू आयोनिक बॉन्ड के लिए क्या कहलाता है? लैटिस एनर्जी। क्या याद करो, कहलाती है या नहीं कहलाती? लैटिस एनर्जी क्या थी, याद आया आपको? आइसोलेटेड एटम्स। याद करो, एक्स गैसियस वाई गैसियस, और ये बना लिया एक्स वाई प्लस माइनस आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल।
तो आइसोलेटेड एटम से ही ना आपने तैयार किया, तो ये यू उस समय में क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी। और इसके लिए यू क्या कहलाती है? वही यू, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। क्या कहलाती है बेटा? वही यू, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। तो आयोनिक बॉन्ड के केस में हम लोग बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी टर्म यूज नहीं करते, वहां पर उसी की जगह पर क्या यूज करते हैं? लैटिस एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये जो कहानी है बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, ये हो गई आपकी एटम्स के कंबाइन होने पर बनने वाले बॉन्ड। मान लो कोई दो एटम ले लिया हमने, एक ले लिया नाइट्रोजन एटम, एन एटम, एक ले लिया Cl एटम। आप समझ रहे हैं क्या ले लिया? तो यहां से मैंने बनाया एक NCl बॉन्ड बनाया। अब इसकी जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है, वो इसकी जो वैल्यू होगी लोअरिंग एनर्जी में, वही कहलाएगी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। या ये नहीं समझ में आ रहा और सिंपल ले लो, हाइड्रोजन एटम लिया और प्लस क्या ले लिया? क्लोरीन एटम ले लिया। इसको तो आराम से समझ सकते हो, इससे क्या बन गई आपकी? HCl। तो इसको तोड़ने में जो लगने वाली एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी? बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। और इसमें NaCl अगर आपने लिया है तो Na, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? Na गैस प्लस Cl गैस, यही हुआ ना जी? आइसोलेटेड एटम्स। ओ अच्छा, एटम्स लिया ना यहाँ पे, सॉरी, लैटिस नहीं बोलते हम लोग, एक मिनट रुक जाइए। लैटिस नहीं बोल सकते ना, लैटिस कब बोलते हैं? जब आइसोलेटेड गैसियस आयंस लेंगे, प्लस माइनस छूट गया। इस केस में ये आइसोलेटेड गैसियस एटम्स हो गए, सॉरी वहां एटम बोल दिया, गैसियस आयंस हो गए, तो यहां से ये बन गया। तो लैटिस एनर्जी हो गई आयोनिक बॉन्ड के लिए, और वहां पर एटम्स लिए गए। यहां पर हम लोग क्या नहीं ले पा रहे हैं? एटम नहीं ले पा रहे हैं। किस बॉन्ड के लिए? आयोनिक बॉन्ड के लिए क्या लेंगे? आयन लेंगे। सॉरी, एटम बोल दे रहा था, ध्यान नहीं गया था उधर। आयोनिक बॉन्ड के लिए क्या लेना? आयन। क्यों? अगर एटम लिया तो उस केस में दो और एक्स्ट्रा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। कौन कौन? एक आयोनाइजेशन और एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, यही समझाने के लिए आया, लेकिन वहां पर पता नहीं दिमाग से स्लिप कर रहा था। तो क्या बोला हमने? अगर हमने आयोनिक बॉन्ड के केस में जैसे मिनिमम एनर्जी जहां पे आ गई, तो मिनिमम एनर्जी आ गई तो बॉन्ड बन गया। बॉन्ड आयोनिक भी हो सकते हैं, बॉन्ड कोवेलेंट भी हो सकते हैं। तो जिस समय में आयोनिक बॉन्ड बनना है, उस समय में ये दोनों जो मेरे एटम्स हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए? आयंस के फॉर्म में। लैटिस एनर्जी के डेफिनेशन को क्या पढ़ा था आपने? आराम से आइए। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। कब? व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। क्लियर है? और आयंस वहां पर पहले कितनी दूरी पर सेपरेटेड होते थे? इन्फिनाइट। इन दोनों के बीच की दूरी क्या बोली जाती थी? इन्फिनाइट। आर क्या थी? इन्फिनाइट थी। और इस समय भी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या लेते थे? 0। याद आया जी? तो आयोनिक बॉन्ड के केस में हमारी मजबूरी है कि हम यहां पर क्या नहीं ले सकते हैं? आइसोलेटेड एटम्स नहीं ले सकते हैं। आइसोलेटेड आयंस लेके आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होगा। तो आयोनिक कंपाउंड में जो आयोनिक बॉन्ड मौजूद है, ये हमारे लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हुआ आयोनिक कंपाउंड का, और उस केस में आयन से कैलकुलेशन है, न कि एटम से कैलकुलेशन है। कोवेलेंट बॉन्ड में कैलकुलेशन मॉलिक्यूल से नहीं है, उनके एटम से। देख लो, देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। कोवेलेंट वाले में कैलकुलेशन कहां से? एटम्स। और आयोनिक वाले में आयंस। ठीक है, तो ये बनाया। तो यहां से जो NaCl बना, कहां से? Na गैस, Cl गैस। यहां से जो NaCl बना, क्या मैं इसको बोलूं लैटिस एनर्जी? क्या मैं इसको बोलूं लैटिस एनर्जी? बोलो, अरे बोलूं? नहीं, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड के केस में कहां से बोलना पड़ेगा? Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, क्या बनेगी? NaCl सॉलिड। अब ये क्या कहलाएगी? डेल्टा H, लैटिस एनर्जी। इसकी जो डेल्टा H है वही क्या कहलाएगी? लैटिस एनर्जी। यही मेरी U हो गई। कोई कंफ्यूजन?
अब मतलब आयोनिक बॉन्ड में इस U की वैल्यू ज्यादा होगी। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने डिफाइन किया है, फिर क्या, ध्यान से सुनिए, हमने डिफाइन किया है जो चीजें पढ़ी कि सर आइसोलेटेड एटम्स आए, कंबाइन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। यहां पर हमने वो लिखा भी और दिखाया भी कि वो चीजें सही भी होंगी कि अगर आपने क्या लिया, सोडियम एटम और क्या लिया, क्लोरीन एटम, तो एनर्जी रिलीज होगी। ये कर्व उसके रिगार्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखो कहां पे हम डिफर कर रहे हैं, डिफर कहां कर रहे हैं। अगर इस लाइन को देखो तो ये कर्व मैंने बोला इसके रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग, सोडियम एटम और क्लोरीन एटम, तो ये नेचर जाएगा। अब पॉइंट क्या है सर, अगली बार वाले में जब आप इसी को डील कर रहे हो तो यहां पे आप बोल रहे हो कि आयोनिक बॉन्ड के केस में क्या है, लैटिस एनर्जी है। तो ये तो सर उससे डिफर कर रही है, चीजें बहुत डिफर कर रही है। कर्व के नेचर को ठीक से पकड़ो। एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी आएगी उसमें, आयोनाइजेशन एंड एफिनिटी। आयोनाइजेशन क्या थी, पॉजिटिव, एफिनिटी क्या थी, अगर बॉन्ड बना है तो फाइनली नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा होनी है। एफिनिटी नहीं, लैटिस, लैटिस को ज्यादा होना है। और एक एनर्जी तो ऑलरेडी नेगेटिव एफिनिटी, तो एक एनर्जी कौन है, आयोनाइजेशन। इसका मतलब आयोनाइजेशन से कौन ज्यादा है, लैटिस ज्यादा है। इसीलिए दोनों ही केस में मेरा कर्व में ये जो गैप नीचे ही आएगा। फर्क है दोनों में, यू की वैल्यू अलग अलग है। एक में यू की वैल्यू ज्यादा होगी, एक में यू की वैल्यू कम होगी। किस में यू की वैल्यू ज्यादा होगी, आयोनिक के केस, नहीं, अरे वो नहीं कह रहा हूं, आयोनिक में ही दो केस बोला। एक केस जब क्या कंबाइन कराया, एटम कंबाइन किया, उस समय में जो यू होगी, और एक केस जब क्या कंबाइन किया, आयन कराया क्या, उस केस में जो यू होगी, किसमें यू ज्यादा होगी, आयंस वाले में यू ज्यादा होगी कि एटम्स वाले में, आयंस वाले में। कारण एटम वाले केस में एक पॉजिटिव भी है, कौन पॉजिटिव है, आयोनाइजेशन। आपको आया समझ में? तो यहां पे जो मैंने लिखा है कि ये सोडियम एटम्स प्लस ये, इसका मेरे ये यहां पे समझाने का ये मतलब है कि जो थियोरेटिकल एक अप्रोच लेके चले हैं, वो अप्रोच अनडाउटेबली एटम्स को एक्सप्लेन करता है। जो थियोरेटिकल अप्रोच लेके हम लोग चले हैं वो अनडाउटेबली किसको एक्सप्लेन करता है, थियोरेटिकल अप्रोच एटम्स को एक्सप्लेन करता है। एटॉमिक स्टेट से ही बॉन्ड फॉर्मेशन को, अप्रोच को वो डील कर रहा है। लेकिन मैंने बोला जब भी अब प्रैक्टिकली आयोनिक बॉन्ड को बोलना है तो आयोनिक बॉन्ड के केस में जो ये यू वाली वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, लैटिस एनर्जी, एटम वाली नहीं, आयन वाली। प्रैक्टिकली जब भी आप कोई एग्जांपल लिखते हैं तो ये जो यू वाली वैल्यू है, ये यू वाली वैल्यू आयोनिक बॉन्ड के केस में हम लोग किसके लिए लेके चलते हैं, आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस से बॉन्ड बनाने के केस को लेके चलते हैं। लेकिन थियोरेटिकली डिफाइंड क्या है, एटम्स के लिए डिफाइंड है। तो ये हमने आपको डिफरेंशिएट करके आपको बताया कि यहां पर आयोनिक बॉन्ड के लिए हम लोग ये वाली चीजें नहीं लेते, क्योंकि हमने क्या बोला, आयोनिक बॉन्ड के केस में बॉन्ड एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करता है, लैटिस। बॉन्ड एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाई लैटिस एनर्जी। किसके लिए, आयोनिक बॉन्ड के लिए। आप ही बोलिए ना, ऐसे इसको सोचिए ना। मैं समझ रहा हूं इसमें ये बेटा, ये बड़े बड़ों को क्लैरिटी नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों की ये क्लैरिटी नहीं है, ये सबको मालूम है। ये सबको मालूम है कि जो बॉन्ड बनी है इसमें जो जितनी एनर्जी घटी है वहां से जीरो से, यही मेरी क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। अब ये सबका क्लियर है कि आयोनिक बॉन्ड के केस में ये लैटिस एनर्जी है, कोवेलेंट बॉन्ड के केस में ये बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी है। लेकिन ये बहुत कम का क्लियर है, आयोनिक बॉन्ड के केस में जब लैटिस एनर्जी है तो लैटिस एनर्जी तो आइसोलेटेड गैसियस आयन से डिफाइन होती है। लेकिन आप तो पढ़ रहे हैं किसके लिए, जो कर्व आपने ड्रॉ किया वो एटम्स के लिए ड्रॉ किया। तो ये तो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ। तो थियोरेटिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के अप्रोच में क्या डिफरेंस है। थियोरेटिकल अप्रोच में यही चीजें सही है कि एटम्स कंबाइन होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी, तो क्या वहां एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी, आयोनिक बॉन्ड में एटम्स कंबाइन होगा तो तब भी होगी। कैसे कैसे, एक आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, एफिनिटी रिलीज होगी, या एफिनिटी चलो लग भी सकती है, आयोनाइजेशन लगेगी,
एफिनिटी कुछ भी हो सकती है प्लस माइनस, लेकिन लैटिस रिलीज होगी। अगर बॉन्ड बन रहा है तो लैटिस डेफिनेटली इनसे तो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो फाइनली जो मेरी एनर्जी है वो रिलीज ही होगी। तो ये बातें बिल्कुल सही है कि एटम के केस में भी रिलीज होगी, पक्का रिलीज होगी, लेकिन आयोनिक बॉन्ड के लिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए जो हम लोग बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं वो कौन सी एनर्जी है, लैटिस। और लैटिस डिफाइन कहां से होती है, आयन से डिफाइन होती है। अंतर यही है, इसलिए मैंने यहां पे दोनों को अलग लिखा और यह भी समझाया कि ये NaCl और गैस Cl में लैटिस नहीं बोलेंगे। हां, मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी उसका क्या होगा, नेगेटिव ही होगी, अभी भी उसकी डेल्टा H क्या है, नेगेटिव ही होगी, लेकिन वो हमारी बॉन्ड एनर्जी के रूप में जाना नहीं जाएगा। जो क्या समझ में आया, जो थियोरेटिकली हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जी, वो आयोनिक कंपाउंड के लिए जाना जाएगा किस स्टेट से, आयंस। तो आयोनिक कंपाउंड में जब वो लैटिस एनर्जी आप वापस देंगे तो फिर से टूट जाएगी, तो टूट के क्या बनेगी, एटम्स के आयंस, आयंस। एटम्स बनेंगे क्या आयंस बनेंगे, आयंस। क्लियर हो गया अच्छे से। और वहां भी दूरी को क्या रखते हैं, इन्फिनाइट ही। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझिए, इस चीज को ऐसे समझिए कि सर हम लोगों ने जो ये कर्व मोर और लेस इस तरह से लिया है, आप इसको दो फॉर्म में तोड़ सकते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड के लिए और एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, और तीसरी फॉर्म भी फिजिकल इंटरेक्शन के लिए भी, लेकिन वो अभी पढ़ नहीं रहे। आयोनिक बॉन्ड के केस में सर क्या कर दीजिएगा, आप वहां पर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, आयंस, आइसोलेटेड, और फिर इस एनर्जी को लिखिए लैटिस, ठीक है। और कोवेलेंट के केस में एटम्स और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। लेकिन अगर आप एक ही कर्व रखते हैं, दो कर्व नहीं करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कर्व हम एटम्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम एक ही कर्व से दोनों को ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों को बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आयोनिक को भी और कोवेलेंट को के, तो हम किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, एटम्स के लिए। और सर एटम्स के लिए भी वो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ही होगी, चाहे बॉन्ड आयोनिक हो या कोवेलेंट हो। क्या क्लियर हुआ। तो देखो, अगर हम यहां पर इसको नहीं खोड़ते तो शायद आपके दिमाग में उलझने कम पैदा होती। इसको हम खोरे हैं जाके, ठीक है। अगर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देने जैसा है, लेकिन शहद पाना है तो छत्ते में हाथ डालना है, यही कंपटीशन है। बिना छत्ते में हाथ डाले तो शहद मिलेगा नहीं। अब ये नहीं बोलना सर भी ऑस्ट्रेलिया में एक नई तकनीक चल रही है, उसमें छत्ते में हाथ डालना नहीं पड़ता है, हाँ यही बोलने वाले थे। हाँ, ऐसी तकनीक चल रही है अभी खूब ज़्यादा आ रहा है कि उसमें एक्चुअली होता क्या है कि बीज होता है, बीज का भी तो अपना हाउस है, वो डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया ना। तो अभी ऐसे तकनीक से वो लोग कर रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पर वहाँ से जो बनता है हनी, वो रेगुलर बेसिस पर वो निकलते रहता है। कैसे, तो उसको एक सक करने का कुछ ऑप्शन उसमें लगाया हुआ रहता है कि हाउस को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बीज का जो अपना हाउस है जिसको उसने बहुत मेहनत से बनाया, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो निकलते जाएगा। लेकिन हनी की क्वालिटी में तो अंतर आएगा ही, क्योंकि ओवर द एज एक मैच्योर होता है वो, उसके अंदर प्रोसेसिंग है ना वो। तो खैर एनीवेज, आइए अब एक पॉइंट पहले बताइए, जेईई मेन वाले एक क्वेश्चन और करनी है, उससे पहले एक पॉइंट मुझे डिस्कस करनी। पहले जैसे मैंने बताया उसी लाइन पर हम लोग जा ही रहे हैं एक्चुअली। पहले मैंने बताया कि यदि बॉन्ड आयोनिक हो तो यू की वैल्यू ज़्यादा होती है, नहीं, और अगर कोवेलेंट हो तो यू की वैल्यू कम होती है। लेकिन ये गारंटी कब ले सकते हैं, जब आयन से डिस्कस हो, क्योंकि यदि एटम से डिस्कस होने लगे तो लगने वाली एनर्जी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, फिर ये वाली गारंटी थोड़ी कम हो जाएगी, या चीज़ें उल्टी भी हो सकती। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये तभी आप बोल सकते हैं क्योंकि एटम्स के केस में, आयोनिक बॉन्ड के केस में बॉन्ड एनर्जी हमारी को रिप्रेजेंट कौन करता है, लैटिस एनर्जी। दैट इज इन केस ऑफ आयोनिक बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे, बोलो, लैटिस एनर्जी। और मैंने क्या बोला, U की वैल्यू ज्यादा है किसके लिए, आयोनिक बॉन्ड के लिए। किससे, किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से।
लेकिन कब? यदि रेफरेंस लाइन जो मेरी स्टार्ट हुई है इसमें ये कहां से स्टार्ट हो? A प्लस B माइनस, बोलो, और ये कहां से स्टार्ट हो? A और B, R इन्फिनिटी R इन्फिनिटी। क्या आया समझ में? अगर मैंने इसको भी किससे ले लिया? एटम्स से, तब उस केस में ये बातें गारंटी के साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि जितनी लैटिस एनर्जी रिलीज होगी उसमें बहुत सारी एनर्जी लग भी जाएगी किसकी? आयोनाइजेशन की, और थोड़ी बहुत और किसकी लग सकती है? एफिनिटी की भी लग सकती है। एफिनिटी भी उस तरह के होते हैं। तो उस केस में हो सकता है कि ये रिश्ता क्या हो, रिलेशन क्या हो, उल्टी हो जाए। नहीं हो जाएगी? हो सकते हैं, ऐसे चांसेस होंगे, और एक्चुअली बहुत सारे केस के, अधिकांश केस में उल्टी हो जाएगी। तो फिर ये बोलने का कोई मतलब नहीं रहेगा क्या आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बात हम क्यों बोल पाते हैं? यदि हम आयंस से लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, इसमें भी कब ज्यादा होगी और उसमें भी कब ज्यादा होगी? दो लैटिस एनर्जी है, दो आयोनिक बॉन्ड है, उसमें किसकी आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? नहीं, दोनों आयोनिक ही है। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात मैंने की है, मतलब U की वैल्यू, और इसमें मैंने कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की। ये आगे डेफिनेटली आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो आइडिया होना ही चाहिए आपको, और मैंने दिया भी है आपको। U वैल्यू की बात की है। बोलिए, आयोनिक बॉन्ड कब स्ट्रांग होगा? लैटिस एनर्जी कब ज्यादा होगी? आयोनिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ को कौन मेजर करेगा? लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी कब ज्यादा होगी, क्या आपको नहीं पता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n-1 d10 F14 पोअरिंग ऑफ शील्डिंग। बोलिए, अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड कब स्ट्रांग होती है? सबसे पहली चीज क्या सिखाया? कई बार बोला है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होने के लिए सबसे पहली चीज सेल छोटा होना चाहिए। ऑर्बिट नंबर, साइज नहीं बोला था, सेल बोला था। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, और बोलो अगला पॉइंट क्या बोला था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ज्यादा या कम? ज्यादा, कारण जितना EN डिफरेंस ज्यादा होएगा उतना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और आयोनिक बॉन्ड ज्यादा होता है किससे? कोवेलेंट से। तो EN डिफरेंस ज्यादा होने से आयोनिक कैरेक्टर बॉन्ड में ज्यादा होते हैं, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिखते हो? EN डिफरेंस के। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं S कैरेक्टर, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्शनल कैरेक्टर, S नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं वो बाद में सीखेंगे हम लोग। डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल, दो से ही काम निकल जाता है, और भी फैक्टर है, ये दो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। जैसे इसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं जी? ठीक है, मतलब इसमें भी अगर दो बॉन्ड मुझे मिला तो मैं उसमें एग्जांपल बोल सकता हूं, HF-HCl में कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा? HF होगा ना, बोलो। अच्छा, अगर मैंने बोल दिया मान लो CH और NH में कौन स्ट्रॉन्ग होगी? NH। यहां पे क्यों बोला है HCl से स्ट्रॉन्ग HF? यार बैल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले ऑर्बिट नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रही, पहले ऑर्बिट नंबर बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसमें क्यों बोला वो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हो गया? अब यहां पे जैसे आपको बोल दिया मैंने, NaF की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी कि NaCl की? NaF की, कारण साइज छोटी है। लेकिन अगर मैंने बोला ध्यान से, LiF की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी कि MgO की? MgO की, क्योंकि यहां पर +1 -1 लगी, यहां +2 -2 लगी, और वहां R- छोटी है, यहां R- बड़ी है। क्लियर हो गया? यहां पर N की वैल्यू छोटी है, यहां N की वैल्यू ज्यादा है, यहां पर EN डिफरेंस ज्यादा है, यहां EN डिफरेंस कम है। क्या आ रहा है समझ में आपको? ठीक है, ये भी आप समझ गए। चलो, तो क्या आपको आज की क्लास में पहले ये सारी चीजें आपको समझ में आई अच्छे से? एक बार फिर से मैं एक बार रिकैप देख ले रहा हूं, चूंकि एक क्वेश्चन मुझे जेईई मेन का करना। हमने आपको समझाया कि बॉन्ड्स भैया दो तरीके के हो सकते हैं, एक फिजिकल बॉन्ड और एक केमिकल बॉन्ड। तो इतना कहना काफी नहीं होगा कि एटम कंबाइन करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर केमिकल बॉन्ड को डिफाइन कर रहे हैं तो यह कहना काफी नहीं होगा, क्योंकि वहां से फिजिकल बॉन्ड भी हो सकता है और केमिकल बॉन्ड भी। फिजिकल बॉन्ड जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? कोलम्बिक इंटरेक्शंस के थ्रू। और केमिकल बॉन्ड दोस्त क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड में होते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है विथ
देयर इज अ चेंज इन नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ईच इंडिविजुअल कंबाइनिंग एटम्स या इन्वॉल्व्ड एटम्स, उन जो भी इन्वॉल्व एटम्स हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने अब ये देखा कि ठीक है, एटम्स जब आपस में कंबाइन होने आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है शुरुआत में रिपल्सिव फोर्स से। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, लेकिन जिस रफ्तार से अट्रैक्टिव बढ़ रही है उससे ज़्यादा तेज रफ्तार से रिपल्सिव बढ़ रही है। इसीलिए शुरुआत में अट्रैक्टिव ज़्यादा थी भी रिपल्सिव से, लेकिन एक टाइम पर आकर के धीरे धीरे क्या हो गई, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव क्या हो गई, बराबर हो गए। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बराबर हो गए। तो जहां पर इक्वल हो गई वो मेरा इक्विलिब्रियम स्टेट है, यहीं पर एक्चुअली बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से अगर आपको क्लोज ले जानी है तो और एनर्जी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि रिपल्सन ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन का एरिया मेरा यही है। क्या जी? यही मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो एक क्वेश्चन एडवांस्ड वालों को, हालांकि मैं एडवांस के लिए ज्यादा बात कर नहीं रहा हूं अभी, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है वर्क डन का कैलकुलेशन। तो वर्क डन कैलकुलेशन को सॉल्व किया जा सकता है एरिया अंडर द कर्व से, एरिया अंडर द कर्व से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो खैर अभी उस एरिया में मैं नहीं जा रहा हूं। तो एनीवेज, अब जो मैंने बोला कि ये एनर्जी घट के जहां पे पहुंच रही है, ये जो एनर्जी घटी, यही मेरी एनर्जी क्या हो गई, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कहलाई। अब मैंने बोला कि आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड ये दोनों के लिए डिफाइन हो रहा है, और ये जो एक कॉमन कर्व है ये ड्रॉ की हुई, ये कर्व किसके लिए ड्रॉ की हुई है, आयोनिक कोवेलेंट दोनों के लिए। और यहां पर कौन है, एटम्स हैं या आयंस हैं, तो दोनों ही केस में एटम्स ही। फिर हमने बोला ये जो आपने बॉन्ड एनर्जी टर्म बोला, एक्चुअली ये आयोनिक बॉन्ड के केस में ये बॉन्ड एनर्जी लैटिस एनर्जी होती है, और कोवेलेंट बॉन्ड के केस में ये बॉन्डिशस एनर्जी होती है। हमने बोला डेफिनेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म शुरू से दिया गया है, क्या कि आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये बातें तभी सही हो सकती है जब यहां हम रेफरेंस पर एटम्स ना लेकर के क्या उठाएं, आयंस उठाएं। एटम्स के लिए हमने कर्व ड्रॉ कर लिया, यही कर्व होगा उसके लिए भी, लेकिन यदि हम आयंस को उठाते हैं तो कहानी क्या बनेगी, उसमें सिर्फ एक ही एनर्जी होगी, लैटिस। तो हम ये क्लियरली बोल पाएंगे कि लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। वहां पर यू की वैल्यू क्या है, ज्यादा। किसके लिए, आयोनिक के लिए। किसके रिस्पेक्ट में, कोवेल। एटम के रिस्पेक्ट में नहीं बोल पाएंगे, आयन के रिस्पेक्ट में बोल पाएंगे। क्लियर है? तो हमने ये आपको समझा दिया, क्लियरली लिखवा दिया। फिर हमने अब यहां पर केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन लिख दिया कि ये एक फोर्स ऑफ क्या है, अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड एक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एटम्स को क्या करता है, एक साथ बांधता है। लेकिन कब, जब दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, केमिकली कॉम्बाइन। और केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब हमने समझा दिया। हमने बोला इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। जब भी बॉन्ड बनेगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। जेईई मेन 2020 का एक क्वेश्चन था, हमने ये करवा दिया कि पोटेंशियल एनर्जी का आर के रिस्पेक्ट में। अब जेईई मेन का जो पेपर बच्चा दे रहा है, अब उसके नजरिए से सोचो कि एक बच्चे के पेपर में ये आया और पेपर को इक्विवेलेंट किया जाता है। पेपर को इक्विवेलेंट करना है, जिस तरीके का क्वेश्चन मैंने, जिस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लगभग डाला है, अब जो आज के डेट में ना दे के जेईई मेन में अगले दिन एक पेपर दे रहा है या आज ही के शाम वाली शिफ्ट में दे रहा है, दोनों के पेपर को कंपेरेबल बनाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। तो क्या किया कर रहा है एग्जाम कि कंपेरेबल बनाने। कंपेरेबल दो तरह से बनते हैं, एक तो परसेंटाइल ग्राउंड पे कि उस दिन जितने लोगों ने एग्जाम दिया और उस पर आपका कंपैरिजन बनता है, एक दूसरे ग्राउंड पे कि मैं क्वेश्चन को भी ऐसा तो नहीं कर सकता हूं ना कि एक में बहुत टफ और एक में बहुत ईजी डाल दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो एरिया को लगभग चलो थोड़ा बहुत कॉमन हमने रखा मिला जुला के। तो देखो 2020 के मेंस के एक पेपर में ये क्वेश्चन है एनर्जी और आर का कर्व, और एक पेपर में ये क्वेश्चन है। आया समझ में क्या बोलना चाह रहा था? ये मेरा इक्विवेलेंट किया गया है पेपर। दोनों सितंबर वाला है, मेंस 2020 में सितंबर में जो हुई थी, सितंबर वाले अटेम्प्ट किए। दोनों एक ही साल का है, कंपेयर कर लीजिए क्वेश्चन के लेवल में। अब इसको तो कितना पढ़ते पढ़ते समाप्त हो जाएगा बेचारा, कितना लाइन ही ढेर सारा देख के इसको छोड़ देगा। लेकिन अब है तो मुझे बनानी है। अब क्या पता मेरा उसी दिन लकी नंबर आ जाए कि मुझे आज ही बनाना है, आज ही का पेपर मेरा फंस रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ओनली वन, जेईई मेन। हाँ, ध्यान रहे हम लोग यहाँ मेंस और नीट के लिए पढ़ रहे हैं, आईआईटी के लिए नहीं पढ़ते। हाँ जी, एक ही करेक्ट।
हाँ, डी होगा तब। अच्छा ठीक है, बाकी लोग देखिए। लेकिन एक से ज्यादा सही लग रहा है। और क्या क्या लग रहा? बी। बढ़िया से देखिए। अब आप जानिए क्या है उसका मतलब। बस आप एग्जाम में बैठे हैं, अब मैं हिंदी इंग्लिश थोड़ी ना समझा सकता हूँ एग्जाम में बैठ के। ये क्वेश्चन दीजिए और उस आदमी को बुला के लाइए जिसने बोला था वो वाली लाइन, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। भाई लंबा लंबा फेंक दे तो आओ, तो बैठ के बनाओ इसको आराम से। हौसलों से उड़ान होती तो उड़ो। हौसला दे रहा हूँ तुमको। पंखों से ही सब कुछ होती है, हौसले बाद में आएंगे। पंखे रहेंगे नहीं तो उड़ेंगे कैसे? रेडी कीजिए अपना अपना आंसर, बताइए। ए कितने लोग का आंसर है? किसी का ए है? बी, बी बी है 5-6 लोगों का। सी एक, डी 5-6 लोगों का, इसमें भी आपका दोनों है। क्या क्या? बी एंड डी। चलो मैं पढ़ता हूं। द इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल्स ए बी सी एंड डी गिवन बिलो सजेस्टेड दैट। ए बी सी डी मॉलिक्यूल का मतलब आप समझ रहे हैं, इनके मॉलिक्यूल्स गिवन बिलो सजेस्ट दैट। अब ये क्या दिखा रहे हैं? ए ए अगर बॉन्ड हो, ए बी बॉन्ड हो, ए सी बॉन्ड हो और ए डी बॉन्ड हो, तो सबसे पहला तो देखने से साफ स्पष्ट चल रहा है सभी बॉन्ड शुरू कहां से हुए हैं? जीरो से। देख रहे हैं आप, शुरू कहां से हुए बॉन्ड्स? जीरो से। जीरो से जा रहे हैं अलग अलग लेवल पर, या सब पहुंच भी रहे हैं वापस जीरो तक? सिर्फ एक जो है मेरा जीरो तक नहीं पहुंच रहा है। क्लियर है? लेकिन शुरू सब जीरो से हुआ, मतलब ये नॉर्मल कर्व की तरह है। बोलो। तो ये सब दिख रहा है कि सर सब कर्व के जो दो पार्ट होता है ये उसी फॉर्म में बातें की गई, ये सब नॉर्मल है। ए हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ पर बात की गई है और किस पर बात की गई है? बॉन्ड बॉन्ड इंथैल्पी कहाँ है? अच्छा, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ पर भी बात की गई और बॉन्ड एनर्जी पर बात की गई। सबसे ज्यादा एनर्जी लेके कौन गया है? ए बी। बोलो। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसकी हुई? ए बी की। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसकी हो गई? ए बी की। हो गई ना जी। स्टिफेस्ट वर्ड का क्या मतलब हुआ? स्टिफ का मतलब हाँ हार्ड, स्टिफ मतलब हुआ हार्ड, कड़ा होना, अकड़ना, दिस इज कॉल्ड स्टिफनेस। स्टिफनेस हम लोग बोलते हैं कि स्टिफनेस आ गया है, इसमें कोई चीज़ सॉफ्ट होती है। जैसे ठंड में बोलते हैं कि कोई चीज़ सॉफ्ट है, लेकिन ठंड में आकर के वो स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी बॉन्ड इसमें सबसे हार्ड है, स्टिफ है? एक ये क्वेश्चन है, डी ऑप्शन है ए बी के बारे में। अब ए हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड इंथैल्पी, क्या ए की लार्जेस्ट बॉन्ड इंथैल्पी होगी? क्योंकि मेरी कर्व पे तो बॉन्ड इंथैल्पी यही होती है ना दोस्त। उल्टा लिख दिया, यही ना मेरी बॉन्ड इंथैल्पी होती है। तो मेरा ए ऑप्शन सही है या गलत? गलत। ए डी हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ कैसे डिसाइड होगा ना? बॉन्ड एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ डिसाइड नहीं होगा। बॉन्ड लेंथ क्या है? ये जो कर्व है आपका, इस एक्सिस पर क्या है? आर। और आर क्या है? आर ही तो बॉन्ड लेंथ है।
अरे दोनों एटम्स के बीच की जो इक्विलिब्रियम पे दूरी है, यही ना आर है, और यही मेरा क्या है, बॉन्ड लेंथ, यही मेरा बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, जो वैल्यू वाइज कर्व पे राइट होगा। ये जो आर है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, कुछ आया समझ में? अरे क्लियर हुआ? अरे बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो सबसे ज्यादा कर्व पे वैल्यू में कौन राइट है, एडी। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, एडी की। एडी के बाद एसी की, एसी के बाद एबी की, और एबी के बाद एए की, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सीधे राइट है। बॉन्ड लेंथ किधर है, राइट है। राइट वाली मैथमेटिकल वैल्यूज जिसकी ज्यादा है, इसका मतलब है उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दिस इज बॉन्ड लेंथ। तो ये कह रहा है एडी हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। सही है कि गलत? पूरे तरीके से गलत, ये तो सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, अगला क्या है, डी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एटम्स। सब में ए कॉमन है, सब में ए कॉमन है। अब बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ठीक से सोचो। बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, क्योंकि मुझे यह नहीं पता है कि बाकी जो बीसीडी हैं वो सेम पीरियड के हैं कि अलग पीरियड के हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं पता है। तो इसका मतलब मैं क्या लेके चलूंगा कि उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहा होगा, सेम। तो ऑप्शन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कैसे हम पकड़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑप्शन को कैसे पकड़ा जाए, ईएन कंपेयर कैसे किया जाए, क्या आया समझ में? इसको मैं कंपेयर करूंगा कि ईएन उसकी ज्यादा होगी जहां पर सर ईएन डिफरेंस ज्यादा होगी, और ईएन डिफरेंस उसकी ज्यादा होगी जहां पर सर बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी ज्यादा होगी। क्या आया समझ में? तो बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पे दिख रही है, किस केस में दिख रही है, ए के केस में, और बोलो, और सबसे एबी के केस में, एबी के केस में ना, और सबसे कम कहां दिख रही है, एडी के केस में। एबी सबसे ज्यादा और सबसे कम एडी। क्या क्लियर हो गया? तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस में भी क्या हो जाएगा, एबी सबसे ज्यादा किससे, एडी से। बोलो, अब ए क्या है सब में, कॉमन। इसका मतलब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, बी। बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन डी। क्या क्लियर हो गया अच्छे से? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई, बी। बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन डी। अब क्वेश्चन में इस ऑप्शन में है क्या, डी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर। सही हुई या गलत हुई? डी को इसने बोला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर डी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा होती तो उस केस में ईएन डिफरेंस सबसे ज्यादा होता डी में, क्योंकि बाकी सब में ए कॉमन है। तो अगर सबसे ज्यादा क्या होता है एडी में ईएन डिफरेंस, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे क्या होती है, ज्यादा होती। बोलो कोई दिक्कत? अब एक चौथा ऑप्शन क्या है, ए बी हैज द स्टिफेस्ट बॉन्ड। स्टिफेस्ट मतलब हार्डेस्ट, हार्डेस्ट मतलब जिस बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि मुश्किल। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो क्वेश्चन क्या उतना ही उसी लेवल का ये क्वेश्चन है जिस लेवल का ये क्वेश्चन है। हाँ? इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के बीच वही फर्क है सर। परिभाषा डेफिनेशन कुछ और होती है, एग्जाम्पल कुछ और होता है, बहुत का डिफरेंस है। क्या सीखे इसको? तो बेसिक एलिमेंट्री पॉइंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, और 2020 में ऐसा क्वेश्चन टोटल 3 पूछा था उस साल, 3 नहीं 4। तो 2 तो ये हो गई, और बाकी जो 2 पूछी गई है क्वेश्चन 2020 में, वो पूछी गई है फिजिकल बॉन्ड के ग्राउंड पे। तो वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं।